इसका दोषी कौन है, इसकी जिम्मेदार कौन है, ये जुल्म करने वाला कौन है, इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी 50 साल से ज्यादा हुकूमत चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और पिछले 2 साल से भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में भी चल रही है। आप सोचिए और गौर करिए क्या क्या वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से इन सालों में, इन 80 सालों में, और क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज यहां जो मेरे पास स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं। पहली बात, अगर 80 साल की बात छोड़ दें और पिछले 2 साल की बात अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कर लें, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे हुकूमत में आने के लिए माइनॉरिटी वोट के लिए यहां बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को बुला के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऐलान किया था। यहीं हैदराबाद में, यहीं हमारे शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी जलसा की उन्होंने। रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, और काफी और लीडर अभी गुलाम नबी आजाद साहब और काफी और मशहूर माइनॉरिटी लीडर भी आए थे, उसमें शामिल थे, और उन्होंने सबने मिलके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया। कहा गया था कि बदलाव लाएंगे, मार्पू बोले तेलुगु में, मार्पू तेस्ताम, बदलाव लाएंगे, हर किसी की जिंदगी बदल देंगे। क्या हुआ? 2 साल पहले क्या बोले? 4000 करोड़ का बजट का वादा किया आपको, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 4000 करोड़ का बजट वादा किया गया था, और क्या हुआ? 2 बजट हो गए, मिला 4000 करोड़ का बजट नहीं, उसमें 20% भी कांग्रेस खर्च नहीं करी। कांग्रेस ने ये वादा भी किया कि माइनॉरिटी सब प्लान, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक सब प्लान होता है, उसी तरह एक माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा, और आपकी आबादी के हिसाब से बजट में पैसे एलोकेट किए जाएंगे और आप सबको इंसाफ मिलेगा। 2 साल हो गए, 3 और साल बचे हैं, आखिरी साल तो इलेक्शन लड़ने में चले जाता, 2 और बजट बाकी है। न माइनॉरिटी सब प्लान हुआ, न बजट में 4000 करोड़ का कोई जो वादा किया गया था वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। साथ ही साथ कई और वादे भी किए गए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। शादी मुबारक जो केसीआर साहब एक स्कीम, एक बहुत जज्बाती स्कीम, मतलब दिल से कोई भी अगर सोचे तभी ऐसे स्कीम आते हैं, शादी मुबारक जैसे स्कीम। एक गरीब बच्ची को शादी कराने की जब वक्त आती है, उन गरीब माँ बाप को मदद करने के लिए केसीआर साहब ने एक स्कीम लाया, शादी मुबारक, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपया दिया जाता था। कांग्रेस ने वादा किया कि 1 लाख क्या बस होता आपके लिए, 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपया भी देंगे और 1 तोला सोना भी देंगे। अब सोना तो छोड़ो, आप गरीबों की नींद हराम कर दिए, सोने भी नहीं दे रहे उनको, सोना तो भूल जाओ। आज हालत यह है, आप सोचिएगा, हालत यह है आज कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको वोट बैंक समझ के, आपको वोट बैंक की तरह देख के आज हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी आज किया जा रहा है। हालात ये हैं आज केसीआर साहब की तरफ से, केसीआर हुकूमत की तरफ से हमारे बच्चों को आला से आला तालीम दिया जाए, इसलिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूलों का तश्कील किया गया था केसीआर हुकूमत की तरफ से। तालीम आ रही है जोर से, केसीआर साहब को उनकी गूंज सुनाई दे। इनमें हमारे बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, बच्चों के लिए 107 स्कूल, बच्चियों के लिए 97 स्कूल ये बनाए गए थे केसीआर साहब के सदारत में, हुकूमत में। उनमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता था। जबरदस्त तालीम दिया गया, बहुत खुशी और फख्र महसूस होती है उन बच्चों से मिलकर। कल मैं हमारे जहीराबाद के एमएलए साहब मानिक राव साहब, उनके यहाँ जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है टिमरिस की, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका इनॉग्रेशन हमारे महमूद भाई किए हैं, वहां से 15 बच्चियां और 15 बच्चों को लाए वो, जिनको नीट के जरिए डॉक्टर बनने का मौका मिला, उनको मेडिसिन में दाखिलात मिला। उन सबको कल बुला के उनको इज्जत देके, उनको एक स्टेथोस्कोप देके, उनका सम्मान करके मैं और हरीश भाई कल उन सबसे मिलकर बात कर रहे थे। इतना फख्र महसूस हुआ मुझे, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, कोई ऑटो ड्राइवर के
बच्ची थी, कोई एक बच्ची किसान की बच्ची थी, कोई एक बच्ची जर्नलिस्ट की बच्ची थी। कह रहे थे वो साहब घर में एक अच्छे स्कूल भेजने और एमसेट नीट के कोचिंग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए जब केसीआर साहब ये प्रोग्राम स्टार्ट करे, हम लोग की पढ़ाई वहां पे 6ठी क्लास से 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक हम लोग वहीं पढ़े। 6 साल पढ़ने के बाद आज खुशी इस बात की है, टिमरिस भी केसीआर साहब ने लगाया और जिन जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिले, 4 मेडिकल कॉलेज थे तेलंगाना में केसीआर आने से पहले, आज वो 34 मेडिकल कॉलेज हो गए और उन्हीं मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। इस बात की फक्र है, हमें इस बात की नाज है कि केसीआर जैसे लीडर की तरफ से आज हमारे गरीब घरानों से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। विलायत जाके मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे जो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई, जिसके तहत 3000 से ज्यादा बच्चे हमारे आज विलायत में 20 लाख स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की हिम्मत आज लेके आज दुनिया में कुछ नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब केसीआर हुकूमत की बदौलत है। मैं आप सब भाइयों से याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, 1 नहीं 2 नहीं, काफी काम हमने किया 10 सालों में। हां, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा मैं कि हम में कोई खामियां नहीं है, हम में कोई कमजोरियां नहीं है, हमने कुछ गलतियां किया नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, कुछ किए होंगे गलतियां, कुछ हुए होंगे, कुछ कमजोरियां भी रहे होंगे, कुछ कामयाब भी रहे होंगे। पर एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आजाद हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं काम किया जो माइनॉरिटीज के लिए केसीआर साहब ने किया, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं नंबर पूरा देख के लाया हूं, नंबर पूरा कहां कहां क्या क्या खर्च किया गया, कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करी, ये सब मैं आपको देने भी और सुनाने भी आया हूं। अगर आप एक बार मुल्क हिंदुस्तान का आप एक बार कॉम्पोजिशन देखेंगे, कहां कहां हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, कहां आबादी है और क्या रकम खर्च किया जा रहा आप पे, आपको एक बार मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा आबादी आज हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की आज उत्तर प्रदेश में है, करीब करीब 4 करोड़, और वहां की बजट 4 करोड़ हमारे भाइयों के लिए बजट 1500 करोड़ है। एक एक हमारे भाई और बहन पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 रुपया। एक भाई एक बहन पे, एक मुसलमान भाई बहन पे 400 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। पर कैपिटा इसको बोलते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। रकम है 1500 करोड़ और एक एक आदमी पे, एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 करोड़, 400 रुपया सालीना। और उसके बाद अगला नंबर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है मुसलमानों की 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और वहां एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 2100 रुपीज। 2100 को क्या बोलते हैं? 2100 रुपया खर्च किया जाता है एक एक शख्स पे, सिर्फ 2100 रुपया। उसके बाद अगर आप संख्या देखेंगे, आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे, बिहार आता है। बिहार का आबादी है 1 करोड़ 75 लाख, 1.75 लाख करोड़। तो यहां की बजट है 560 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 319 रुपया, सिर्फ 319 रुपया। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में आबादी है 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान, और यहां की बजट है 750 करोड़, और एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 570 रुपया, 570 रुपया। उसके बाद आता है नंबर केरला का, जहां आबादी है 90 लाख, 90 लाख, और वहां की बजट है सिर्फ 33 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है, मुसलमान हमारे भाई पे या बहन पे एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 37 रुपीज, सिर्फ 37 रुपीज। और आखिरी में मैं बोलना चाहता हूं तेलंगाना, जहां की आबादी है 45 लाख हमारे मुसलमान भाई और बहन, यहां की बजट है केसीआर साहब के टाइम पे 2200 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 5000 रुपया, 5000 रुपया। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं,
बस मैं ही नहीं कह रहा हूं, कौन और कह रहे हैं पता है ये बात को? अगर आप सुनेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तकरीर बिहार में आप सुनिए, वो भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बजट देने वाला हुकूमत तेलंगाना हुकूमत और केसीआर की हुकूमत है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर करने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। वो बाहर बोलते हैं, यहां नहीं बोलेंगे, बाहर बोलते हैं। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, भाई हमें फिक्र इस बात की नहीं कि कौन जमात हमारी मदद करेगी, कौन नहीं करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जमातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी अगर कोई रिश्ता है तो अवाम से है, अवाम से ही रहेगा। हमारा कोई अगर लीडर है, हमारा कोई अगर बॉस है तो वो है हमारे गलियों में रहने वाले हमारे भाई और हमारे बहन, और उनको हम जवाब देंगे और ये सारे ही चीज हम बताएंगे उनको। एक और चीज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके, मैं सुनते रहता हूं हमारे राहुल बाबा के जुमले। आपको तो पता है राहुल बाबा कौन है, राहुल गांधी साहब बार बार दिल्ली में यूपी में चीखते रहते, चिल्लाते रहते, क्या बोलते उन्होंने? मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। और जब योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलती है कोई लाचार मुसलमान के घर पे, तो राहुल बाबा वहां उसको दिखा के बोलते हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जलती है, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो आपका दिल जलता है। फिर सेम बुलडोजर जब हाइड्रा को लेके यहां पे हमारे हैदराबाद में चल रहा, आपके तेलंगाना, हाँ कांग्रेस हुकूमत जहां पे है, तो आप क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं। जब यहां पे मूसा के इतराफ में जो हमारे भाई है किशन भाग में, बहादुरपुरे में, वहां पे जब उनको गिराया जाता है, उनको हटाया जाता है, वहां पे बुलडोजर की जब बात आती है, हाइड्रा की जब बात आती है, तो राहुल बाबा नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। कोई और लीडर यहां के नहीं बोलते हैं। कहां चले आए हमारे बहन और भाई किशन बाग के? सीधा आ गए जनता गराज, हमारे तेलंगाना भवन बीआरएस हेड ऑफिस पे चले आए, क्योंकि उनको मालूम है अगर गरीबों का कोई मसीहा है सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है, इसीलिए हर कोई आज चल के आ रहा है तेलंगाना भवन। भाइयों एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज मुझे कुछ लोगों को देख के तरस आती है। आज हम लोग बैठे हैं शमशाबाद में, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं, कार्तिक रेड्डी भाई, कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं। यहां के हमारे इस इलाके के एक एमएलए साहब थे प्रकाश गौड़ साहब, प्रकाश गौड़ साहब और उनके साथ साथ 9 और एमएलए जो हमारे पार्टी के तरफ से जीते, आपके बदौलत, आपकी मेहनत से जीते। आज पता नहीं क्या उनको आ गया दिल में, निकल गए, जाके शामिल हो गए कांग्रेस में। उनको देख के तरस इसीलिए आता है क्योंकि आज आप जाके पूछिए उनसे, भाई आप कौन से पार्टी में हो? जवाब नहीं है उनके पास। कोई जाके जर्नलिस्ट, हमारा कोई दोस्त जाके कड़ियम श्रीहरि साहब से पूछ लिया, साहब आप कौन से पार्टी में हैं? क्या बोले मालूम? उन्होंने बोल रहे हैं कि जो पार्टी में मुझे रहना चाहिए वहीं पे हूं, यार उंडालनो आड़ने उड़ना। उन्होंने बोल रहे हैं, मैं इस वास्ते बोल रहा हूं ये बात आपको कि आज हालत ही ये जो हालत है, ना बोलने वाली हालत, कुछ भी नहीं बोलने वाली हालत, कि कौन से पार्टी में ये तक नहीं बोलने वाली हालत, ना सिर्फ उन 10 एमएलए का है बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर का भी वही हालत है। आज चीफ मिनिस्टर भी ये नहीं बोल पाएंगे आपको कि कौन से पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात। आप एक मिनट के लिए सोचिए, गौर करिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तो बन गए, अब उनको भी नहीं मालूम था चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमारे हैदराबाद में बोलते अड्डी मार गुड्डी दब्बा, तुक्का मार लिए आके बैठ गए। अब सत्ता चलाना नहीं आ रहा उनको, 2 साल से बस वो एक ही काम कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा था, मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था 2-4 दिन पहले, कोई एक हमारे मुशीराबाद का कोई भाई जबरदस्त रील बना दिया। क्या है उसमें? अरे क्या करे रे भाई रेवंत रेड्डी 2 साल में, बोले तो ऊपर केसीआर साहब का फोटो डाल दिए, नीचे रेवंत रेड्डी साहब का फोटो डाल दिए, ऐसा देख रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। क्या है मालूम हो 2 साल में क्या करे रेवंत रेड्डी? बोले तो तेरा नाम लिया,
तुझे याद किया, और कुछ नहीं किया। क्या करें आप 2 साल में? किस गरीब के लिए क्या करें? कोई एसटी के लिए करे, एससी के लिए करे, बीसी के लिए करे, माइनॉरिटी के लिए करे, खवातीनों के लिए करे, क्या करें आप? कोई एक स्कीम बताओ। कोई कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज रेवंत रेड्डी भी बेबस हैं। वो भी ऊपर दिल्ली से जो बड़े बड़े लोग आए दिल्ली में, पता नहीं उनके शायद उनके कहने पे आज कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो हैदराबाद में और तेलंगाना में। आप एक मिनट के लिए सोचिए, रेवंत रेड्डी साहब खुल के बोलते हैं, कोई छुपाते भी नहीं हो, खुल के बयान देते हैं स्पीच में कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा हूं, चंद्रबाबू कने कॉलेज गया और आज राहुल गांधी के पास नौकरी कर रहा हूं। बीच में हमारे साथ भी थे, हाई स्कूल पढ़े, वहां पे बच्चा अच्छा नहीं था, बल्कि केसीआर साहब हकाल दिए, वो अलग बात है। और खुल के बोल रहे हैं उन्होंने, खुल के बोल रहे हैं कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा, मैं चंद्रबाबू कने कॉलेज किया, फिर बाद में आज राहुल गांधी के पास नौकरी कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं वो रेवंत रेड्डी साहब कि मोदी साहब हमारे को बख्श दो, मैं आप ही का शागिर्द हूं, आप ही का आदमी हूं, कभी भी आपके लिए काम आ सकता हूं बोल के इशारों में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारे ही नहीं, उन्होंने हरकतों से भी सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी ऊपर कहते हैं कि चौकीदार चोर है। वैसे चौकीदार कौन है मालूम है आपको? राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है, राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है। रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं कि गुजरात मॉडल शानदार है, वही मेरे लिए मिसाल है। देखिए आप, राहुल गांधी कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी सारे के सारे मोदी साहब के जेब के इंस्टीट्यूशन है, खराब इंस्टीट्यूशन है। रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं? नहीं, सीबीआई काफी अच्छी चीज है, सीबीआई को केस देंगे, केसीआर साहब को अंदर करेंगे करके कालेश्वरम का केस किसको दिया उन्होंने? सीबीआई को दिया। जिस चीज को राहुल गांधी बार बार बुरा कहते हैं, जिस चीज को राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है सीबीआई, उसी को देते हैं केस कालेश्वरम का। रेवंत रेड्डी साहब उसी एजेंसी को देते हैं। साथ ही साथ एक ईडी का रेड 1 साल पहले हुआ, आज नहीं, 1 साल पहले 27 सितंबर 2024 ईडी का रेड हुआ तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर पे। एक नहीं 2 दिन चला रेड, और जब रेड चल रहा था हमारे टीवी वाले भाई ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे थे कि भाई रेड हो रहा, उसमें फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि 2-2 नोट गिनने वाले मशीन अंदर जा रहे, इतना पैसा है वहां पे कि 2-2 मशीन की जरूरत पड़ी, 2 मशीन गए। अब 1 साल हो गया, मालूम है क्या हुआ बाद में? कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस नहीं, आज तक कम से कम क्या मिला रहे भाई बोल के, क्या बरामद हुआ वो बोल के एक प्रेस रिलीज तक ईडी के तरफ से नहीं, आज तक मिनिस्टर भी मुंह नहीं खोल रहा, खामोश। वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोलते थे ना, खामोश, वही खामोशी छा गई हर जगह, उधर भी खामोश, इधर भी खामोश, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। आप सोचो एक मिनट के लिए, 10 साल केसीआर साहब की हुकूमत थी, कोई बीजेपी एमपी की मजाल नहीं थी कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी भी है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भी है, कि यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करे। पर आज रेवंत रेड्डी आने के बाद उनके साले को, रेवंत रेड्डी साहब के साले को ऊपर मोदी साहब की गवर्नमेंट की स्कीम अमृत में 1100 करोड़ का काम दिया जाता है। सृजन रेड्डी साहब रेवंत रेड्डी के साले हैं, उनकी कंपनी को 1100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मोदी साहब देते हैं। और फिर रेवंत रेड्डी क्या करते हैं बदले में? एक बीजेपी एमपी है सीएम रमेश, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे हैदराबाद के इतराफ में फ्यूचर सिटी के ने 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जाता है। तो मतलब क्या हुआ? बड़े भाई तो माशाअल्लाह, छोटे भाई बड़ा मोड़ी छोटा मोड़ी, दोनों मिलके आज यहां पे जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चला रहे। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ मैं दिखा सकता हूं आपको। एक और आखिरी में बहुत अहम चीज मैं कहना चाहता हूं। हाल ही में मरकजी हुकूमत मोदी गवर्नमेंट ने दिल्ली में एक बिल लाने की कोशिश की, वक्फ अमेंडमेंट बिल,
आप सभी लोग शायद इससे वाकिफ हैं, जानते हैं ना, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया था बिल। जिस दिन बिल लाई मोदी गवर्नमेंट, हमको भी काफी सारे हमारे दानिशमंद भाई आके मिले मुस्लिम कम्युनिटी से। केसीआर साहब से मुलाकात हुई, महमूद अली साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा भाई ये हमारे लिए बहुत दिल के करीबी चीज है, इसको लेके आप एक पॉलिसी बनाइए और इसका मुखालिफत करिए और इसके खिलाफ वोट दीजिए राज्यसभा में। लोकसभा में तो आपकी सीट है नहीं, राज्यसभा में आपके पास 4 सीट हैं, तो आप वोट करिएगा, 4 वोट हैं, वोट खिलाफ करिएगा। तो केसीआर साहब ने फैसला लिया और जिस दिन ये बिल आई थी राज्यसभा में, इसका ना सिर्फ मुखालिफत किया हमने, बल्कि उसके खिलाफ 4 वोट भी हमने उसी दिन डाल दिया। फिर भी क्योंकि बीजेपी का ताकत है, उनके पास नंबर है, बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद रियासतों को